हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिस्ट्री का पार्ट शुरू करने वाले हैं। 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे, उसमें इस चैप्टर से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप हमारे प्रत्येक वीडियो का PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के अंदर एकता तथा प्रेम की भावना उत्पन्न करता है, और ये जो भावना जो है आधुनिक विश्व युद्ध में पुनर्जागरण का परिणाम ही है, जो राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। आपके चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? तो मेजनी जो था इटली के राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बिनरी का एक सदस्य था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है कि कार्बिनरी का सदस्य कौन था? तो मेजनी था, और मेजनी का शब्द कहाँ से है? इटली से है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेजनी जो है एक योग्य सेनापति था जिसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। ये जो पॉइंट यहाँ पे है, यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और आप नोटबुक बनाते चलिए, लिखते चलिए। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला तो ये कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य का होना जरूरी था। सेकेंड है, जो ये राज्य थे तो इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताएं थी जो एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही थी। और सबसे ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट बाधा यह है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया जो था ये जर्मनी के एकीकरण में हस्तक्षेप कर रहा था, उसमें विरोध कर रहा था। तो जर्मनी के एकीकरण में ये 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न करें। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिख युग क्या है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है बाबू, जो बार बार पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी तक शासन किया, और अपने शासन काल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति इतनी प्रमुख भूमिका निभाई, मतलब कि यूरोप के राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि वहाँ का जो लोग थे उन्होंने उस युग को मेटरनिख युग का नाम दे दिया। तो इस क्वेश्चन को हाईलाइट रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में देखते हैं बाबू, 1848 ईस्वी की जो फ्रांस क्रांति के हुई उसके क्या कारण है? तो फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद जो अलेंस वंश की लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचाया, किंतु साधारण जनता का कोई लाभ नहीं मिल सका। लुई फिलिप की नीतियां उदारवाद की ओर अग्रसर थी, किंतु स्वयं नहीं। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया, जिससे समाजवादियों के अंदर आक्रोश की भावना जगने लगी, और 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति नजर आने लगी। नेक्स्ट लघुतरीय प्रश्न है बाबू, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रही थी? तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था, चूंकि एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी, और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों अथवा प्रयासों को दबाया।
मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता ने राष्ट्रवाद का भाव बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। बहुत ही यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का बोनापार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कैसे? क्योंकि जब यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का काम शुरू हो रहा था तो उसने क्या किया कि इटली तथा जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से हटा करके उसने क्या किया, राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर क्या किया, 39 रियासत संघ को बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भाव भर दिया। इस प्रकार से नेपोलियन के कार्य यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के क्या करे, सहायक सिद्ध रहे। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इतिहास में गैरिबाल्डी को दक्षिणी तथा मध्य इटली के एकीकरण के लिए याद किया जाता है। दरअसल गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों के सशस्त्र सेना का गठन करके इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके, और क्या किया, जब विजय प्राप्त हो गया तो गैरिबाल्डी जो है ये विक्टर इमैनुअल से मिल करके जितना भी दक्षिण इटली को जीता गया था वो संपूर्ण क्षेत्र और संपत्ति क्या कर दिया, उसको दे दिया। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था गैरिबाल्डी के बारे में, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो विलियम फर्स्ट राष्ट्रवादी विचारधारा का था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, विलियम फर्स्ट खाली जगह विचारधारा का था तो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधा ऑस्ट्रिया से मुकाबला हेतु सुदृढ़ सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए विलियम फर्स्ट हमेशा तैयार रहा। विलियम फर्स्ट के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने प्रशासन हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन किया था। इसी क्रम में उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। अर्थात बिस्मार्क को विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था। तो इस वीडियो में हमने लघु उत्तरीय तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। इसके अगले पार्ट में इस यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उसके साथ मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।